ये वीडियो हमारी 7 वीडियो की सीरीज का एक हिस्सा है जिसमें हम मौजूदा जंग की वजह, उसके असर, उसका इतिहास और भविष्य में उसकी अहमियत पर बात कर रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए हमारी पूरी सीरीज जरूर देखिएगा। 1979 की क्रांति के बाद से ईरान इस वक्त अपने सबसे बड़े नेतृत्व संकट से जूझ रहा है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की अचानक मौत के बाद उत्तराधिकार के लिए संवैधानिक प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, पर जमीन पर असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। इसके अंदरूनी सत्ता संघर्ष और क्षेत्रीय प्रभाव इसे और भी उलझा रहे हैं। ये सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये एक ऐसा नाजुक मोड़ है जो ईरान के भविष्य को बदल कर रख देगा और इसकी गूंज मिडिल ईस्ट से लेकर पूरी दुनिया में सुनाई देगी। इसमें दांव पर बहुत कुछ लगा है, ईरान के परमाणु कार्यक्रमों से लेकर उसके क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्कों तक और वैश्विक ऊर्जा बाजारों की स्थिरता तक हर चीज पर इसका असर पड़ेगा। ईरान के संविधान के मुताबिक एक अस्थायी नेतृत्व परिषद पहले ही बन चुकी है, जिसमें मौजूदा राष्ट्रपति, न्यायपालिका के प्रमुख और गार्डियन काउंसिल के एक सदस्य शामिल हैं। ये अंतरिम निकाय तब तक देश चलाएगा जब तक शिया मौलवियों का 88 सदस्यों वाला प्रभावशाली पैनल, जिसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कहते हैं, एक स्थायी उत्तराधिकारी नहीं चुन लेता। लेकिन नए सुप्रीम लीडर को चुनने की प्रक्रिया कभी आसान नहीं होती। इस पर गोपनीयता का पर्दा पड़ा रहता है, इसके फैसले लोगों की नजरों से दूर लिए जाते हैं, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि मुख्य दावेदार कौन है या पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। पिछली बार ऐसा बदलाव 1989 में हुआ था, जब अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का निधन हुआ था। और इस बार की स्थिति में कई अनोखी चुनौतियां हैं, खासकर ऐसे समय में जब बाहरी दबाव और अंदरूनी विरोध बहुत बढ़ गए हैं। ईरान के संस्थानों, गुटों और सुरक्षा तंत्रों की एकजुटता की कड़ी परीक्षा होगी, और इसका नतीजा सिर्फ ईरान के अंदरूनी हालात ही नहीं, बल्कि आने वाले कई दशकों तक उसकी विदेश नीति और क्षेत्रीय स्थिति को भी तय करेगा। इस पल की गंभीरता को सही मायनों में समझने के लिए हमें इस्लामी गणराज्य के बुनियादी सिद्धांतों पर एक नजर डालनी होगी। सर्वोच्च नेता के पास सबसे ज्यादा ताकत होती है, वो सबसे बड़े फैसले लेते हैं और सेना के भी मुखिया होते हैं। उनके पास कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों पर जबरदस्त अधिकार होते हैं। ये जो एक खास तरह का सिस्टम है जिसमें धर्म और लोकतंत्र दोनों का मेल है, इसमें हमेशा से ही सारी बड़ी ताकत सर्वोच्च नेता और गार्जियन काउंसिल के पास रही है। वैसे तो संविधान के हिसाब से असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के पास सर्वोच्च नेता को चुनने, उन पर नजर रखने और उन्हें हटाने तक का अधिकार है। लेकिन इतिहास देखें तो ये असेंबली हमेशा रबर स्टैंप की तरह ही काम करती आई है। ईरान के अब तक के दोनों सर्वोच्च नेताओं के किसी भी फैसले को इन्होंने कभी खुलेआम चुनौती नहीं दी। ये दिखाता है कि वहाँ अनौपचारिक ताकतें कितनी हावी हैं और कैसे बहुत सोच समझकर जांच परख की जाती है, ताकि असेंबली में सिर्फ वही लोग आ सकें जो वफादार हों। ये जो मौजूदा संकट है, ये ऐसे समय में सामने आया है जब पूरे इलाके में तनाव पहले से ही बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। हाल में हुए हमलों और लगातार चल रहे संघर्षों ने भू राजनीतिक हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। सरकार को बार बार जनता के गुस्से और विद्रोह का सामना करना पड़ा है, जिसे उन्होंने हिंसा के दम पर दबाया है। आज भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा उनसे नाराज और असंतुष्ट है। तो ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगला नेता कौन बनेगा, बल्कि ये है कि सरकार इस कमजोर दौर में अंदरूनी विरोध और बाहरी दबावों को कैसे संभालेगी। ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने की संस्थागत तैयारी दशकों से चली आ रही है। इसका मकसद रहा है कि किसी भी झटके को बर्दाश्त कर लिया जाए और सिस्टम बिना रुके चलता रहे। लेकिन हाल में जो घटनाएं हुई हैं, खासकर कई बड़े अधिकारियों की मौत की खबरें, इससे अनिश्चितता का एक ऐसा माहौल बन गया है जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ये बदलाव सिस्टम की असली ताकत और लचीलेपन की परीक्षा लेगा। इसे अपने अंदरूनी कामकाज और नियंत्रण बनाए रखने की क्षमता पर दोबारा सोचना पड़ेगा। नए सुप्रीम लीडर को चुनने की जो औपचारिक प्रक्रिया है, वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के हाथ में है। ये 88 सदस्यों वाली एक संस्था है जिसमें इस्लामिक कानून के जानकार होते हैं और हर 8 साल में इनका चुनाव होता है। पर यहाँ एक पेंच है, इस संस्था के लिए खड़े होने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को गार्डियन काउंसिल बहुत बारीकी से जांचती है। ये एक ताकतवर निगरानी संस्था है जिसके सदस्य सीधे या परोक्ष रूप से सुप्रीम लीडर ही तय करते हैं। इस जांच प्रक्रिया का नतीजा ये होता है कि मतदाताओं के पास बहुत कम विकल्प बचते हैं, और ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि असेंबली में सिर्फ वही लोग हों जो मौजूदा सत्ता के साथ तालमेल बिठाते हों। इसी वजह से अक्सर ये आरोप लगते हैं कि इसके चुनाव असल में लोकतांत्रिक नहीं होते। उत्तराधिकारी के लिए जो शर्तें या मापदंड रखे गए हैं, वो काफी कड़े हैं। उन्हें एक क्वालिफाइड इस्लामिक न्यायविद होना चाहिए, साथ ही न्यायप्रिय, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों के जानकार और बेहतरीन नेतृत्व क्षमता वाले भी। लेकिन असलियत ये है कि ये चुनाव अक्सर सत्ता के गलियारों में होने वाली सौदेबाजी और ताकतवर संस्थानों की पसंद से काफी प्रभावित होता है। इस अपारदर्शी, यानी जो साफ न हो, प्रक्रिया में जो बड़े खिलाड़ी हैं, उनमें मौजूदा सुप्रीम लीडर का अंदरूनी घेरा, कौम के मदरसों के बड़े बड़े मौलवी और सबसे महत्वपूर्ण इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC शामिल हैं। IRGC, जो सुप्रीम लीडर के प्रति सीधे वफादार एक एलिट फोर्स है, उसने अपना प्रभाव सेना और खुफिया जानकारी से कहीं ज्यादा बढ़ा लिया है।
इसकी गहरी पैठ अब राजनीति, शिक्षा और अर्थव्यवस्था में भी है। क्रांतिकारी मूल्यों की रक्षा करने की इसकी भूमिका इसे घरेलू राजनीति और विदेश नीति दोनों में ही बहुत ज्यादा ताकत और प्रभाव देती है। इसे अक्सर तो देश के राष्ट्रपति से भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। IRGC की ये जिद की एक स्थायी लीडर की नियुक्ति जल्द से जल्द हो, इस उत्तराधिकार के नतीजे को तय करने में उसकी अहम भूमिका को साफ साफ दिखाती है। ये चुनाव सिर्फ कोई धार्मिक या संवैधानिक औपचारिकता भर नहीं है, ये एक रणनीतिक फैसला है जो इन शक्तिशाली गुटों या एलिट सेंटर्स के बीच ताकत के संतुलन को दिखाएगा। ईरान में होने वाले इस बदलाव के नतीजे सिर्फ उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इनका असर क्षेत्रीय स्थिरता, दुनिया के ऊर्जा बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के भविष्य पर भी पड़ेगा। भले ही संविधान में उत्तराधिकार की प्रक्रिया तय है, लेकिन ये बदलाव आसानी से हो पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ईरान के सियासी गलियारों में गुटों की आपसी खींचतान या संघर्ष की संभावना बहुत ज्यादा है। यहाँ रूढ़िवादी, सुधारवादी और उदारवादी जैसे अलग अलग धड़े हैं जो अपनी अपनी अलग विचारधारा और नीतियों को लेकर चलते हैं। मौजूदा संकट ने इस आपसी खींचतान को और तेज कर दिया है, जिससे सत्ताधारी वर्ग में बढ़ती दरारें साफ दिख रही हैं। IRGC और बाकी सुरक्षा एजेंसियां इस नाजुक दौर में देश के अंदरूनी हालात पर काबू रखने और किसी भी संभावित विरोध प्रदर्शन या अशांति से निपटने में एक अहम भूमिका निभाएंगी। विरोध की आवाजों को दबाने में वे कितने सक्षम हैं और कितनी हिम्मत दिखाते हैं, यही बात शासन की स्थिरता को तय करने वाला एक अहम फैक्टर होगा। विदेश नीति में क्या निरंतरता बनी रहेगी, ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है। भले ही ईरान की विदेश नीति मोटे तौर पर संस्थाओं के हितों से तय होती है, न कि किसी एक व्यक्ति से, लेकिन फिर भी एक नया सुप्रीम लीडर देश के परमाणु कार्यक्रम, प्रॉक्सी मिलिशिया को उसके समर्थन और क्षेत्रीय व वैश्विक ताकतों के साथ उसके रिश्तों पर असर डाल सकता है। अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते तनाव वाले मौजूदा भू राजनीतिक माहौल में ये स्थिति और भी पेचीदा हो जाती है। ईरान की विदेश नीति की दिशा, खासकर चीन और रूस जैसे पूर्वी देशों की ओर उसका रणनीतिक झुकाव वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन इसे लागू करने के तरीकों में बारीकियां बदल सकती हैं। पूरी दुनिया इस पर गहरी नजर रख रही है, ये जानते हुए कि इस अंदरूनी सत्ता संघर्ष का नतीजा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत गहरा और लंबे समय तक असर डालने वाला होगा। देखा जाए तो ईरान में उत्तराधिकार की ये प्रक्रिया सिर्फ कागजी कार्यवाही नहीं है, ये तो वहाँ की सरकार की असली ताकत और अंदरूनी संतुलन की एक कड़ी परीक्षा है। सुप्रीम लीडर के इंतकाल के फौरन बाद वहाँ के सिस्टम ने दिखा दिया कि वो किसी भी झटके को सहने के लिए तैयार हैं। सुरक्षा बल तुरंत मुस्तैद हो गए ताकि अमन चैन बना रहे और प्रशासनिक व्यवस्था ने फौरी तौर पर कामकाज संभालने का इंतजाम कर दिया। लेकिन ये शुरुआती शांति और स्थिरता सिर्फ कुछ समय के लिए है। जैसे ही ये फौरी संकट थोड़ा संभलेगा, अलग अलग गुटों के बीच दबी हुई रंजिशें फिर से उभरने लगेंगी। ये रंजिशें सरकार चलाने के तरीके, अर्थव्यवस्था संभालने और ईरान की विदेश नीति को लेकर अलग अलग विचारों पर आधारित होंगी। खामेनेई का अगला वारिस कौन होगा, ये सवाल बड़े अंदरूनी और बाहरी दबावों के बीच उठ रहा है, जिसने अंदरूनी खींचतान के लिए ज्यादा जगह नहीं छोड़ी है। अगले सुप्रीम लीडर का चुनाव ही बताएगा कि ईरान आगे किस राह पर चलेगा। क्या वो ऐसा कोई चेहरा होगा जो सभी गुटों को एकजुट कर पाए और देश को इन मुश्किल हालात से बाहर निकाल सके, या फिर ये प्रक्रिया मौजूदा दरारों को और बढ़ा देगी? इस पूरे नतीजे को तय करने में IRGC, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, धार्मिक नेताओं और तेहरान के अलग अलग सियासी कुलीनों की भूमिका सबसे अहम रहेगी। दुनिया को भी चौकस रहना होगा, क्योंकि ईरान की स्थिरता का क्षेत्रीय शांति और वैश्विक सुरक्षा पर दूरगामी असर पड़ेगा। सत्ता के इस पेचीदा बदलाव को समझना उन सभी के लिए जरूरी है जो मध्य पूर्व के भविष्य को जानना चाहते हैं। तो जानकारी से जुड़े रहिए, क्योंकि तेहरान में जो कुछ भी हो रहा है वो आने वाले सालों में भू राजनीतिक समीकरणों को तय करेगा।